अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप इस लेक्चर में नए हैं तो आपको मैं बताता चलूँ कि इससे पहले हमने दो लेक्चर स्पेंड किए हैं। एक हमारा ज़ीरो लेक्चर था जिसमें हमने बेसिक सिलेबस को डिस्कस किया था, पेपर पैटर्न को डिस्कस किया था और ऑप्टिमल ऑप्शंस को डिस्कस किया था कि जिसके ज़रिए हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। बच्चों, ये हमने प्लेलिस्ट बिजनेस टैक्सेशन और टैक्सेशन मैनेजमेंट के नाम से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट लेवल पे पढ़ाई जाती है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड करते हैं या फ्री नोट्स आपको रिक्वायर्ड हैं किसी टॉपिक पे, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें, अपना नाम और यूनिवर्सिटी और क्लास ज़रूर मेंशन करें। इससे मुझे आपको सर्व करने में आसानी होगी। फॉर्मली तौर पर जीरो लेक्चर और लेक्चर नंबर 1 के बाद आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास दो टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक है हमारे पास रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या हमारे पास रेजिडेंशियल स्टेटस से क्या मुराद है? और उसके साथ साथ हमारे पास जो टॉपिक है वो है इनकम या फिर सोर्स ऑफ इनकम। ये भी दोनों पास पेपर की डेफिनेशन है। अच्छा जी बच्चों, इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज करें, बच्चों याद रहे कि इस प्लेलिस्ट को हमने आगाज किया है इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के तौर पर। और हमने रिसेंटली तौर पर डिस्कस ये किया था कि हम जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करेंगे बच्चों, तो हम सबसे पहले हम उसका फॉर्मेट बनाएंगे। जब हमने फॉर्मेट बनाना है बेटा जी, तो हम क्या करेंगे? हम नेम ऑफ टैक्स पेयर सबसे पहले लिखेंगे। टैक्स पेयर किसको कहते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। टैक्स ईयर किसको कहते हैं और हम 2024 क्यों लिखेंगे, ये भी हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था। 30 जून 2024 क्यों लिखेंगे, ये भी हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था। आज के दिन में हमने डिस्कस करना है वाई वी राइट हेयर एज रेजिडेंट। रेजिडेंशियल स्टेटस से क्या मुराद है और हम यहाँ पे रेजिडेंट क्यों लिखते हैं। प्यारे बच्चों, ये ना एग्जामिनेशन की स्टेटमेंट भी बल्कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि ये पेपर में किस तौर पर ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है 20 नंबर का। और किस तरह से ये हमारे लिए डिफरेंट लेवल के ऊपर वैल्यूएबल होता है, तो हम ये भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ एग्जाम की एक स्टेटमेंट शेयर की है कि जिसमें ये 20 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। What are the legal provisions governing the residential status of individual, association of person and company in Pakistan? ये 2016, 19, 20, 22 का एनुअल, 15, 17, 18, 19, 21, 23 का सप्ली, इसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे मुतल्लिका डिटेल लेक्चर मैंने एक अलग से रिकॉर्ड किया हुआ है जिसका लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से इसको जरूर देखिएगा। मैं अभी इसको उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करने लगा जितना डिटेल में वहां पे डिस्कस हुआ है, लेकिन मैं आपको कुछ इसके की पॉइंट्स बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब हम टैक्सेशन में पर्सन की बात करते हैं ना, तो इससे मुराद तीन लोग हैं। इंडिविजुअल भी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसको पार्टनरशिप भी कहते हैं, और कंपनी। इन तीनों की बात है। ठीक है, तो पर्सन से मुराद ये तीनों लोग हैं। अब इन तीनों लोगों को हम कैटेगरी की बेस के ऊपर दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा ये होता है कि ये रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है। और दूसरा हिस्सा ये होता है कि ये नॉन रेजिडेंट पर्सन है। अब जब आप रेजिडेंट पर्सन की बात करते हैं तो इसका मतलब है आप रेजिडेंट इंडिविजुअल की भी बात कर रहे हैं, आप रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन की भी बात कर रहे हैं, आप रेजिडेंट कंपनी की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, जब रेजिडेंट पर्सन की बात हो रही है, जब वर्ड बोल दिया जाता है पर्सन, तो उससे मुराद तीनों ही लिए जाते हैं। ठीक है। और जब नॉन रेजिडेंट पर्सन की बात होती है तो इसका मतलब है नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात है, नॉन रेजिडेंट एओ की बात है, एओपी की बात है, नॉन रेजिडेंट कंपनी की बात है। ओके हो गया। अब बात करते हैं कि किस पर्सन को हम रेजिडेंट इंडिविजुअल का नाम देते हैं। हर वो बंदा जो साल के 365 दिनों में से 183 या इससे ज्यादा दिन पाकिस्तान में रहा हो किसी भी गरज से।
या फिर पिछले 5 सालों में 120 दिन रहा हो, 120 डेज इन रीसेंट या पास्ट 4 ईयर्स, तो वो पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट है। अगर कोई स्कॉलरशिप पे बाहर गया है तो वो भी रेजिडेंट है, फिर उसका पाकिस्तान आना जरूरी नहीं है। अगर कोई फॉरेन एम्बेसी में अपॉइंटेड है, फिर उसका पाकिस्तान आना जरूरी नहीं है, फिर वो पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट ही कंसिडर किया जाएगा। हाँ, अब बारी ये आती है कि रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन किस कंडीशन में होता है। अच्छा, रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा बिजनेस सेटअप जिसको पार्शली तौर पर, जो कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड ना हो, पार्टनरशिप के तौर पर रजिस्टर्ड हो, और पार्शली तौर पर आप पाकिस्तान से बैठे कंट्रोल कर रहे हो। इसके बारे में कुछ ये वर्डिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे आप डिटेल क्वेश्चन वहां से जरूर देखिएगा। जब आप इसको जरा डिटेल पढ़ेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, तो आपको अंडरस्टैंड करने में ना बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, इन केस ऑफ एओपी इवन अ पार्शियल कंट्रोल इज सफिशिएंट टू बिकम द रेजिडेंट टैक्स पर्पस। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंट्रोल शुड बी एक्सरसाइज फॉर द होल ईयर। मतलब आप यहाँ पे किसी भी कंपनी में सरमायाकारी करते हैं तो वो कंपनी के तौर पर होगा। आप कंपनी क्रिएट नहीं करते, आप इंडिविजुअल पर्सन के तौर पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो चाहे उसका कुछ हिस्सा, उसकी कुछ देर मैनेजमेंट पाकिस्तान में रही हो, तो वो पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट है। अच्छा, इसको ना जरा ज्यादा भी कंफ्यूज नहीं करते। कंपनी के लिए वो पर्सन जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक रजिस्टर्ड हो, या आजकल तो कंपनीज एक्ट चल रहा है, तो जो जिसने यहाँ पे कंपनीज एक्ट के मुताबिक जो है वो कंपनी को फॉर्म किया हो, उसके लिए जो है वो रेजिडेंट कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, उसके लिए वो कहता है कि पार्शियल कंट्रोल भी चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे ना जरा मैंने लिख दिया, कंपनी शैल बी रेजिडेंट फॉर अ टैक्स पेयर इफ यू फुलफिल एनी वन ऑफ फॉलोइंग कंडीशन, इट इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड बाय अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। जिसमें कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक भी कुछ कंपनीज बनी थी, और उसके बाद कंपनीज एक्ट आ गया 2017 का, तो उसके मुताबिक बनी है। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान, मुकम्मल तौर पर उसका कंट्रोल पाकिस्तान में हो, पार्शियल नहीं। इट इज अ प्रोवेंशनल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट, ये भी कंपनी के तौर पर होते हैं। तो अगर इसका इंप्लॉई हो या वो पर्सन हो, तो वो हमारे लिए रेजिडेंट है। उनके लिए अपने गोशवारे जमा करवाना जरूरी होता है। अच्छा, हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? नाउ द क्वेश्चन इज दैट, प्राइमरी क्वेश्चन इज दैट, कि यार ये हम टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। प्यारे बच्चों, जो बंदा रेजिडेंट है, जैसा कि यहाँ पे हम कहते हैं, उसके लिए पाकिस्तान सोर्स जमा फॉरेन सोर्स दोनों को रिपोर्ट करना जरूरी है। ये पिछले दिनों एक पॉलिटिकल पार्टी थी पीएमएलएन के तौर पर, तो उसके एक सरबराह को डिसेबल कर दिया गया था, तो उनका भाई बैन हो गए आप। उसके बैन होने के बिहाइंड उस वक्त का वो कोई वो लीक, वो कोई उस वक्त की आई थी, तो वो लीक्स की वजह से नहीं था हुआ ना, वो मतलब कोई एक पनामा लीक्स, हाँ जिसको कहते थे, उसकी वजह से नहीं बैन हुआ था। बैन वो इस वजह से हुए थे, उनको कहा गया था कि आप पाकिस्तान के रेजिडेंट पर्सन हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन आपने सऊदी अरब में से और दुबई में से अपने बेटे की कंपनी के जो आप सीईओ हैं या डायरेक्टर हैं, वहां से आपने सैलरी ली है, वो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट नहीं की। अच्छा, हम इसको पॉलिटिकल डिबेट नहीं बनाते, हम इसको जरा देखते हैं कि हर वो बंदा जो पाकिस्तान में 365 दिनों में से 183 दिन रहा हो, उसके लिए लाजम है कि वो पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स को डिस्क्लोज करे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि हर बंदे को जब हमने उसकी रिटर्न बनानी है, उससे पहले देखना है क्या ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट है तो पाकिस्तान जमा फॉरेन सोर्स दोनों बताने हैं, और अगर रेजिडेंट नहीं है तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स पे टैक्स देगा। मैं जरा दोबारा बता देता हूँ, रेजिडेंट नहीं तो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स, और अगर रेजिडेंट है तो पाकिस्तान जमा फॉरेन सोर्स दोनों के ऊपर टैक्स देगा। अच्छा, इससे मुतल्लिका जो थ्योरी का लेक्चर है ना, वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक दफ़ा डिटेल में ज़रूर उसको देखें। मैंने उसमें बड़ी मेहनत के साथ जो है वो लेक्चर प्रिपेयर किया, तो उसमें आपको प्रॉपर आइडिया होगा कि हमारे पास रेजिडेंट से क्या मुराद है, नॉन रेजिडेंट से क्या मुराद है। बल्कि मैं आपके साथ एक दफ़ा ना वो शेयर कर देता हूँ, अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ वो वाला पोर्शन, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि यार वो वाकई इंपॉर्टेंट है और आपको उसको लाजमी प्रिपेयर करना है।
अच्छा मेरे बच्चों, ये अगर आपको नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कास्ट में रिक्वायर्ड हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए ये स्टेटमेंट लिखी है, देन इंट्रोडक्शन है, रीजन ऑफ डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर है, टैक्स पर्पज हम दो कैटेगरीज करते हैं, रेजिडेंट पर्सन से क्या मुराद है। अब जब रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन आएगी तो बस इतना लिखना है, रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन आएगी तो इतना लिखना है। अच्छा बच्चों, जो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी के लिए रिक्वायर्ड कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कीजिएगा, हम उसको आपको oblige करेंगे। अच्छा ये यहाँ पे ज़रा डिटेल से चीज़ें मौजूद हैं, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो इस वजह से आप देख लें कि रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का जो एक थ्योरी का लेक्चर है, आप वहाँ से ज़रा इसको डिटेल में कर सकेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थ्योरी का लेक्चर जो है वो ज़रूर देखें। मैं वापस आता हूँ अपने न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि हम क्वेश्चन में हमेशा रेजिडेंट ही क्यों लिखते हैं। यार हमारे सिलेबस में ही रेजिडेंट पर्सन का टॉपिक है, नॉन रेजिडेंट पर्सन हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो इसलिए हम हमेशा रेजिडेंट ही यहाँ पे लिखेंगे। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हैट क्या, इसको आप थ्योरी के तौर पर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी का 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कभी कभी गुड्डे बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी यहाँ पे पूछा जाता है। अच्छा देखो, मैं आपके साथ ना एक दफा पास पेपर भी जरा शेयर कर देता हूँ जरा। जो मैं बात कर रहा हूँ कि बार बार ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, तो वो भी जरा आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है। देखिए ये पंजाब यूनिवर्सिटी का ना 2022 का पेपर है। यहाँ पे उसने 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो अब आपने सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल का जो है वो टॉपिक यहाँ पे शेयर करना है, इससे ज्यादा आपने डिस्कस नहीं करना। ये आपको पास पेपर भी रिक्वायर्ड हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कीजिएगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा देखें, यहाँ पे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी नहीं था, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी नहीं था। ये 2014 का पेपर है। मैं आपके साथ 2014 का सप्लीमेंट्री एग्जाम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, इसमें भी नहीं है। हाँ जी, इसमें ये ना शॉर्ट क्वेश्चन में है ना लॉन्ग क्वेश्चन में है। नेक्स्ट पे चलते हैं 2015 में। अच्छा बल्कि सारे पेपर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि आपको बताना कि ये ज़रा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें ज़रा आप उसको थोड़ा सा मद्देनज़र रख लीजिएगा कि यार इसकी रेलिवेंस इंपॉर्टेंस कितनी है। जिन ईयर में आया वो ईयर मैंने आगे समराइज किए हुए हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं कि वो ज़रा आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। हाँ ये देखें, ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द लीगल प्रोविजन गवर्निंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड कंपनी इन पाकिस्तान। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया। एक दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन का कि जिस तरह पूछा है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और एक दफ़ा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का जो पूछा है वो मैंने आपको बता दिया। इसके आपके पास अगर आप नोट्स चाहें तो डेफिनेशन के जो मेरे नोट्स हैं उनमें ये सारा टॉपिक डिफाइन है अलग से। इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में जो इसका अलग से वीडियो लेक्चर का लिंक है वो भी बता दिया। तो जो टॉपिक था हमारे दो थे। पहला टॉपिक ये था कि सोर्स ऑफ सॉरी रेजिडेंशियल स्टेटस से क्या मुराद है। वो हम हमेशा रेजिडेंट लिखते हैं, उससे मुराद ये है कि अगर वो पाकिस्तान में 183 दिन से ज्यादा रहा हो, अगर कंपनी है तो उसका जो है वो फुल कंट्रोल हो, और अगर एओपी है तो पार्शियल कंट्रोल हो। अब दूसरा है इनकम या फिर सोर्स ऑफ इनकम। हम किसी भी पर्सन, किसी भी कंपनी, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी एओपी को, इनके सोर्स को हम 5 बेसिक हेड में बांटते हैं। ठीक है, उनमें से पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। और इसका आपके पास बेटा जी सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 12। ये 5 बेसिक हेड है। दूसरा हेड कौन सा होता है जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। पहला कौन सा है, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा है आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और ये आपके पास सेक्शन कौन सा है, ये आपके पास है सेक्शन नंबर 15। ठीक है, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, आपने इस तरह से याद रखना है कि पहली दोनों गेंद के ऊपर छक्के मारने हैं। 6 और 6 कितना हो गया, 12। फिर आपने 3 ऐड करने हैं, फिर 3 ऐड कर देना है। तीसरा सेक्शन आपके पास होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। और ये बेटा जी आपके पास सेक्शन कौन सा होता है, सेक्शन 18। देन आपके पास बेटा जी कैपिटल गेन, और इसका आपके पास सेक्शन कौन सा होता है, 37। देन आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और ये आपके पास कौन सा सेक्शन है जी, सेक्शन 39।
तो ये 5 सोर्स होते हैं। इनके अलावा भी हम इनकम को टैक्स करते हैं, बट वो फिर इस सोर्स में नहीं होगा, वो एक अलग सोर्स होगा। ठीक है। लेकिन जो बुनियादी सोर्स ऑफ इनकम है, किसी भी पर्सन की आमदनी को, इनफ्लो को, जो उसके पास पैसे आ रहे हैं, उनको हमने इन 5 हिस्सों में ही बांटना है। इन 5 हिस्सों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला हिस्सा हम सैलरी जरूर डिस्कस करेंगे, जिसको हम आने वाले 3 लेक्चर में समराइज करेंगे। इनसे मुतलका हम थ्योरी के पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, और वो पास्ट पेपर में किस किस तरह से पूछे गए हैं और किन किन सालों में पूछे गए हैं, हम उसको भी यहाँ पे अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसलिए जो आने वाले आपने मजीद 3 लेक्चर हैं वो मिस करने वाले नहीं है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा जी। बड़े इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो 3 लेक्चर आपने डिस्कस कर लिए जो आने वाले हैं, तो ऐसे समझें कि आपका 50% न्यूमेरिकल हो गया। 50% न्यूमेरिकल हो गया, क्योंकि पुत्र हमने पेपर पास देखे हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ वो सैलरी से मुतलका पॉइंट पूछ लेता है कि आप बताएं क्या इनको टैक्सेबल करें या एग्जेम्प्ट करें, और टैक्सेबल का टोटल करके इसकी टोटल टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करें। तो आने वाले जो 3 लेक्चर हैं वो आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि न्यूमेरिकल का पूरा बैकबोन आपने समझ लिया। अच्छा, अब आते हैं कि एग्जाम में थ्योरी के तौर पर ये जो डेफिनेशन आती है सोर्स ऑफ इनकम या इनकम, ये किस तरह से पूछी जाती है, और हमने इसमें कौन कौन से पॉइंट जो है वो यहाँ पे लिखने होते हैं। हाँ, ये एक हमारे पास जो है वो अभी के लिए रेलिवेंट पॉइंट है, और उसके बाद हम इस टॉपिक को जो है वो वाइंड अप कर देंगे आज के दिन के लिए। अच्छा प्यारे बच्चों, ये इनकम का जो शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसे समझ लें जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता रहा है, इसको वो सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर भी पूछ लेता है और एग्जैक्ट नाम दे देता है इनकम के तौर पर भी। तो अगर डेफिनेशन में लफ्ज इनकम आए या सोर्स ऑफ इनकम आए विद लिंक टू पर्सन, तो आपने कुछ इस तरह से लिख देना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा बता दिया है कि ये किस साल में पूछा गया शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये जरा आपको इसकी रेलिवेंसी के बारे में पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम मीन, इनकम से क्या मुराद है, ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 29 के मुताबिक है। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरी तरह हैं, मुझे भी ना शुरू में सेक्शन नहीं थे आते। मैंने अभी तक ना आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो 4 डिस्कस किए हैं थ्योरी से मुतलका। एक मैंने डिस्कस किया था टैक्स पेयर, ये कौन सा है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 66। ठीक है। फिर मैंने एक डिस्कस किया था टैक्स ईयर का, वो सेक्शन 64 था। सेक्शन 2 तो आना ही आना है भाई, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। अब मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया है इनकम का, वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 29 है। अच्छा, किसी भी पर्सन को हम 5 हेड में बांटते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, अब ये कुछ और पॉइंट है, वो कहता है एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। ये इंपोर्ट से मुतल्लिक है। पहले तो हम किसी पर्सन की आमदनी को यहाँ पे टैक्स करते हैं सोर्स, बाज़ औक़ात हम इंपोर्ट करें तो सेक्शन 18 के मुताबिक उस पर टैक्स चार्ज करते हैं। पेमेंट रिसीव्ड बाय रेजिडेंट फ्रॉम अ प्रिस्क्राइब्ड पर्सन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसको जो टैक्स चार्ज किया जाता है वो सेक्शन 158। ठीक है। एनी अमाउंट रिसीव एज एक्सपोर्ट प्रोसीड, तो एक्सपोर्टर के ऊपर टैक्स इस पोर्शन के तौर पर चार्ज किया जाता है। अमाउंट रिसीव हम प्राइस बॉन्ड विनिंग, तो इस सेक्शन के मुताबिक। एनी अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन बीइंग ओनर ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो इस सेक्शन के मुताबिक। मीन्स के मैंने एक गाड़ी ली है तो उसके ऊपर मैंने टैक्स दे दिया, अब वो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, लेकिन एक्सपेंडिचर के तौर पर टैक्स दिया, वो मैं यहाँ पे जब सोर्स ऑफ इनकम बनाऊंगा, इनकम टैक्स रिटर्न बनाऊंगा, इनकम टैक्स को के न्यूमेरिकल के लिए सॉल्व करूंगा, तो वो एडवांस टैक्स पेड के तौर पर कंसिडर करूंगा। मैं कहूंगा भाई ये मैंने एडवांस टैक्स दे दिया है, ये मेरा एडजस्ट कर दे। तो अगर इन पॉइंट्स के मुताबिक आपका टैक्स पहले से डिडक्ट कर दिया गया हो, तो उसको आप एडवांस टैक्स के तौर पर कंसीडर करेंगे। मोस्टली ये आपकी आउटफ्लो के ऊपर भी टैक्स चार्ज हो सकता है। देखो ना, जब आप इंपोर्ट करते हैं तो पैसे आएंगे तो नहीं, पैसे जाएंगे, तो उसके ऊपर जो टैक्स दिया होगा वो सेक्शन 158 के मुताबिक होगा। अच्छा सर, फिर ये इनकम के तौर पर कैसे हुआ, मतलब ये टैक्स, ये बेसिकली है इनकम टैक्स। इनकम से क्या मुराद है, और किसी भी इनकम, बाज़ औक़ात कोई पर्सन अपनी आमदनी शो नहीं ना करता, तो उसके एक्सपेंडिचर से अंदाजा लगा लिया जाता है कि भाई इसके ऊपर टैक्स लगना है कि नहीं लगना। सो सोर्स ऑफ इनकम आपके बेसिकली 5 ही है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके किसी भी अमाउंट के ऊपर इनकम के साथ या इनफ्लो के साथ या आउटफ्लो के साथ टैक्स को लिंक कर दिया जाए, तो वो इन इन पॉइंट्स की वजह से किया जाएगा। इनको बेटा जी आपने जरा मद्देनजर रखना है। इंशाल्लाह हमारा आज का लेक्चर इतना ही था, बड़ा छोटा सा था, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि कोई भी टैक्स पेयर
हम डील करेंगे सिर्फ रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। और हम किसी भी आमदनी को, किसी भी पर्सन की इनकम को 5 हिस्सों में बांटेंगे। इन 5 हिस्सों के बाद हमारे पास जो आमदनी आ जाएगी उसको हम लोग टोटल इनकम का नाम देंगे। किसका नाम देंगे जी? टोटल इनकम का। बेटा जी, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता करके पूरे इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मेट अडॉप्ट किया जा सकता है कि सैलरी में क्या आती हैं चीजें, प्रॉपर्टी में क्या आती है, बिजनेस में क्या आती है, कैपिटल गेन में क्या आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या आती हैं, ये आप मुझसे वसूल कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई हमसे ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड करता है, कोई होम ट्यूशन रिक्वायर्ड करता है, तो उसके लिए हम आपसे चार्जेस जरूर चार्ज करेंगे। लेकिन बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और आने वाले 3 लेक्चर आपने मिस नहीं करने। अगर इनकम फ्रॉम सैलरी आपने समझ लिया तो ऐसे समझें कि 50% न्यूमेरिकल आपने समझ लिया। नहीं बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए लेक्चर में, जिसमें बेटा जी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी पर्सन को जो सैलरी है मिलती है जो अपने एम्प्लॉयर से, क्या वो कैश है या कैश के अलावा भी कुछ चीजें हैं। और जो कैश के अलावा चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं, और हमें उनमें से कुछ चीजों को यहाँ पे डिस्कस करके उनको टैक्स और एग्जेम्प्ट में किस तरह से लाते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ले बच्चों, अगेन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।